हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट वो कर लेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। फिर उसके बाद एक और लेक्चर के अंदर थोड़ी मोटी कैलकुलेशंस एंड बाद में क्यूआरपी ये हम करेंगे तो अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मोटा मोटा इस लेक्चर में आप बोल सकते हो, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ बची रही होंगी। ठीक है, तो बाकी सारे कंसेप्ट यहाँ पर करते हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझते हुए किया है काम को, वैसे ही इसके अंदर करेंगे। ठीक है, जब आप एक चीज़ को समझ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी की नींव बना रहे हो। जब आप परसेंटेज को समझोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझोगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, किसी भी चैप्टर को समझोगे, वो आपको कितने अच्छे से समझ में आया पहली बार में, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होएगा। ठीक है, अरे मज़ा आ गया ऐसे। ठीक है, तो जब भी आप सीखो तो ये सोचकर मत सीखो कि जल्दी से इस चैप्टर को निपटा दूं। हमने विद इन टाइम सिलेबस करना होता है, बट निपटाने की सोच से आप सिलेबस को करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि मेन मोटिव है, या फिर वो लेट होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 घंटा बचाओगे तो बाद में 1 महीना एक्स्ट्रा लगाओगे। सिंपल सी बात है। तो बड़ी ही तसल्ली से, बड़े ही इत्मीनान से हम अपना जो सिलेबस है उसे करेंगे, उसे समझेंगे। ठीक है, जब एक बार आप तसल्ली से करोगे उसके बाद हमें रिपीट भी करना होता है सिलेबस को। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार और करना होता है। तो जब आप रिपीट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार में सब कुछ नहीं आता, लग जाता है, बट उतना साफ बार बार करने से ही आता है। ये भी मैंने आपको बात बता दी है साफ साफ। ठीक है मेरे भाई, तो बड़े ही प्यार से अपने चीज़ों को समझना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन। तो कभी भी सीखने के दौरान अगर टाइम की कंजूसी की तो रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने टाइम की कंजूसी की, इस कारण आपको टाइम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये एक बढ़िया चीज़ ले आए, बेशक से महंगी हो। मान लो घर में कोई भी चीज़ लगानी है तो एक बार रोएगा खरीदते वक्त, क्योंकि ज़्यादा रुपए लगाए हैं भाई, दर्द तो होगा ही। और अगर आप सस्ती चीज़ लाओगे, मान लो लो क्वालिटी की, मेन बात क्वालिटी से है, जनरली हाई क्वालिटी महंगी होती है अपनी दुनिया में। तो लो क्वालिटी की चीज़ लाओगे तो फिर ख़राब हो जाएगी, फिर लो क्वालिटी की लाओगे फिर ख़राब होएगी, तो वो बार बार रोएगा और कहीं ना कहीं ज़्यादा रुपए ही पे करके आ जाएगा। इसीलिए एक बार टाइम लेके सीखेंगे, लेकिन तसल्ली से सीखेंगे। ठीक है, ये मोटो होना चाहिए। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन, इसकी सारी परमुटेशन यानी कि इसकी जो सारी अरेंजमेंट है वो लिस्ट कर दी है। लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी। किस तरीके से लिस्ट कर दी है? जैसे एक डिक्शनरी के अंदर होती हैं। ठीक है जी, डिक्शनरी के अंदर कैसे होती हैं? अल्फ़ाबेटिकली। पहले ए को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर बी को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर सी को प्रायोरिटी दी जाएगी, इस तरीके से। अगर आपको डिक्शनरी देखनी आती है तो ये ईजी रहेगा, नहीं तो फिर मैं सिखा नहीं पाऊंगा। एटलीस्ट डिक्शनरी देखनी आपको आनी चाहिए कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे अरेंज होते हैं जब आप वर्ड ढूंढते हो, तो वो वाला मामला। ठीक, पहले छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे होता है। ठीक, तो एटलीस्ट डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कोई डिक्शनरी देखने वाले लॉजिक की एटलीस्ट कमी नहीं रहेगी। और बाकी उसके अंदर भी मैं हाथ बटाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई? ई से जो पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कितने वर्ड हैं इस लिस्ट में? अगर हम इससे बनने वाले सारे वर्ड्स को डिक्शनरी वाइज अरेंज करते तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा? ए से बने वर्ड, फिर बी से बने वर्ड, फिर सी से बने वर्ड। ठीक है, तो ई से पहले ऐसी क्या क्या, कौन कौन सा लेटर है यहाँ पर जो ए बी सी डी के अंदर, अल्फ़ाबेट्स के अंदर ई से पहला आता है? एक तो ए है। आप बोलोगे सर ए 2 बार है, डजंट मैटर, एक बार सर्वे देख लो कौन कौन सा है। ए बी सी डी, उसके बाद डायरेक्टली ई है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो वर्ड बनेंगे वो बनेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने पहली पोजीशन पर ए को फिक्स कर दिया। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर 2 ए हैं, 2 ए हैं, तो यहां पर आपने जिस ए को फिक्स किया है वो कौन से वाला ए है? मुझे एक बात बताओ, हम इन दोनों ए को अलग अलग ट्रीट करते हैं या सेम ट्रीट करते हैं? हम फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, फॉर्मूला तो A1 A2 ऐसे ट्रीट कर डालता है।
हम तो सेम ट्रीट करते हैं, हमारे लिए तो दोनों ए एक ही हैं। फॉर्मूला गलत ट्रीट करता है तो उसको बाद में हम करेक्ट भी करते हैं। तो हमारे लिए तो ये उठा लो या ये उठा लो, इन दोनों में से कोई भी ए उठा लो, सेम ही बात है। एक ही तरीका है ए उठाने का। ए उठाने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। ये वाली ए और वो वाली ए सेम ही है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने इनमें से कोई भी ए उठा के यहाँ पर रख दी। उसके ये नहीं है कि उसके दो तरीके हैं, एक ही तरीका है, ठीक है। तो मैंने एक ए यहाँ पर रख दी। अब टोटल इसके अंदर लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं। तो इसके बाद 10 लेटर और आएंगे। ए से कितने वर्ड बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए से उतने वर्ड बन सकते हैं टोटल, ए से स्टार्ट होते हुए, जो बाकी के 10 लेटर हैं वो जितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। अगर मान लो ए को यहाँ पर फिक्स करने के बाद इसके बाद के जो लेटर हैं वो अगर 1000 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, तो 1000 वर्ड बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट होंगे। तो हम ये देखेंगे इनमें से किसी भी ए को मैंने उठाया, सेम बात है, किसी भी ए को उठा लो, उसको यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी जो बचे खुचे लेटर हैं वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो देखते हैं, बाकी बचे खुचे लेटर हैं 10, तो वो 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। अगर मान लो इनमें से किसी भी ए को मैंने रख दिया, स्टार्टिंग में मैंने वो ए काट दी, इस ए को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इस ए के अलावा बाकी सारों को अरेंज करना है, तो बाकी सारे 10 बचे हैं। इसमें से कोई रिपीट हो रहा है? ई रिपीट हो रहा है? नहीं। एक्स नहीं, एम नहीं, आई हो, हाँ आई हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। एन हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ए आप बोलोगे सर हो रहा है, नहीं, जो बचे खुचे हैं उनमें पूछ रहा हूं। ये ए तो मैंने यहां पर इनमें से कोई भी ए उठाऊंगा, ए उठाने का एक ही तरीका है, इन दो में से कोई भी एक उठा लो, ये दोनों अलग अलग ए नहीं है, मैंने उठाई एक ही बात है, यहां रख दी। जो बचे खुचे हैं उनके अरेंजमेंट पूछ रहा हूं। ये ए तो बेचारा यहीं पर फिक्स है, ठीक, ओके जी। तो बचे खुचे लेटर्स में ए 2 बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। टी आई देख लिया हमने, ओ एन सब कुछ देख लिया। ए अगर स्टार्टिंग में फिक्स होगा तो इतने वर्ड बन सकते हैं। तो लेट अस सी। तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 2 4। तो मैं यहाँ पर 4 को छोड़कर बाकी सब लिख दूंगा। 10 9 8 7 6 5, 4 कट गया है इससे, ठीक है दोस्त। तो 2, तो इनको देखते हैं भाई क्या आएगा। इक्वल टू 5 और 2 से 1 10 बन गया, एक ये 10 रहा, तो 2 0 मैंने लगा दी। तो 6 दिए 18 18 7 या फिर 18 7 कितना होता है? 126। इन तीनों से मिलकर क्या बन गया? 126 को 8 गुना कर दो। कोई और तरीका था क्या बढ़िया सा गुणा करने का? 9 8 72, चलो छोड़ो, ठीक है। एक बार 8 से गुणा करते हैं, एक बार 9 से। 8 6 48, 4 8 × 12 12 8 96 और 4 100। फिर मैं 9 से गुणा करूँगा, 9 8 72, 9 1 9। तो कितने बन गए? ये बन गए 9,07,200। टोटल इतने वर्ड बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड स्टार्ट होएगा, ए के बाद अगला कौन सा अल्फ़ाबेट है जो यहाँ पर है? सर वो तो ई है। तो ए के बाद अब ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। और इसने क्या बोला था कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले कितने हैं? तो पहले इतने हैं दोस्त। ई से स्टार्ट होने वाले से पहले वो होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सर अगर उसने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लो सर उसने अगर आई से स्टार्ट होने वाले से पहले पूछा होता तो हम ए से स्टार्ट होने वाले कितने बन रहे हैं वो देखते, फिर ए ई से स्टार्ट होने वाले कितने बन रहे हैं वो देखते, और फिर देखते उसके बाद आई से स्टार्ट हो रहा होता, इन दोनों को जोड़कर उत्तर दे देते। करनी है ऐसे की प्रैक्टिस। चलो फिर 3 क्वेश्चंस के अंदर अपने एग्जाम से रिलेवेंट ये कंसेप्ट जिस भी लेवल का आ सकता है वो सारा करवा दूंगा। उसी तरह का एक और क्वेश्चन। If all the words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again, again के सारे लेटर को यूज करके हमने वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग, अच्छा, आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में जैसे लिखे जाते हैं ऐसे इन्होंने लिख दिया, ठीक है जी। व्हाट विल बी द 50th वर्ड, तो 50वां शब्द क्या होगा, 50th वर्ड क्या होगा।
ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी में कौन से शब्द लिखे होंगे, कौन से वर्ड लिखे होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ए सबसे पहला अल्फाबेट है, तो मैं ये देखता हूं ए से स्टार्ट करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगर मैं ए को यहां पर फिक्स कर दूं तो बाकी के, तो आपने क्या करना है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैं डैश डैश लिख रहा हूं। आप मन ही मन में यहां पर आप ए को काट दो। आप क्या करो, आप ऐसे एक ए को काट दो। मैंने इस ए को यहां से काटा, उठा के यहां रख दिया, टक, ठीक है। तो बाकी के ये जो बचे हुए हैं इनको मैं कितने वेज से अरेंज कर सकता हूं। तो दोस्त ये जो हैं 4 वर्ड हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। क्या इनमें कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। खाली इन चारों में पूछ रहा हूं, नहीं हो रहा है। ये मत बोलना ए हो रहा है, नहीं, इस ए को मैं उठाकर रख चुका हूं, ठीक है। तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वर्ड बन जाएंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अब ए के बाद अगला क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी। जी, तो जी से जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो बाकी के 4 जो हैं, मान लो अगर आप जी को काट रहे हो तो ये जो 4 वर्ड है, मान लो मैंने जी को उठाकर यहां रखा, फिक्स कर दिया। इन 4 लेटर्स को कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, उतने ही वर्ड बन जाएंगे जी से स्टार्ट होते हुए। तो 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोस्त ए तो 2 बार है, ए तो रिपीट हो रहा है। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 बटे 2 12। ठीक है, ये बोल रहा है 50वां। अब तक तो हम 36 तक पहुंचे हैं, तो आगे बनाते हैं। आगे किससे स्टार्ट होंगे वर्ड? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। यहां पर एन है, एन है अगला, ठीक है। एन ही है क्या? अच्छा नहीं, जी एच आई, आई है। तो नेक्स्ट आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। तो आप, अगर मैं आई को काट दूं, यहां फिक्स कर दिया मैंने आई को, तो कितने वर्ड बनेंगे जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं? तो देखेंगे, अगर मैं आई को उठाकर यहां रख दूं तो बाकी बचे हुए वर्ड से कितने लेटर्स से कितने वर्ड बना सकता हूं? तो 1 2 3 4। बचे खुचों को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बटे में 2 फैक्टोरियल भी है, क्योंकि ए जो है इन बचे खुचों में 2 बार आ रहा है। तो 12 वर्ड और बन जाएंगे जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। मैं इसलिए बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, आपको रीजनिंग के अंदर याद होगी। आप आई से स्टार्ट कर सकते हो ए बी सी डी को, जी एच आई जे के एल एम एन ना। छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटी बच्ची हो क्या, नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट जो वर्ड बनेंगे वो एन से बनेंगे, ठीक है। तो अब तक कितने वर्ड बन चुके हैं दोस्त? 12 और 12 24, 24 और 24 48, 48 वर्ड्स बन चुके हैं। अब जो 49th वर्ड है वो कौन सा है? अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि डिक्शनरी में कैसे होते हैं वर्ड। तो आगे जो वर्ड हैं वो स्टार्ट होंगे एन से, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन। अब बाकी के जो वर्ड हैं, एन से जो सबसे पहला वर्ड होगा वो कैसे बनेगा? एन के जो सबसे पहला वर्ड जो एन से बनेगा, एन के बाद में सबसे छोटा ए आएगा, अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है। अब ए के बाद क्या आता है? जो बाकी बचे हैं, एन के अलावा क्या बचा है यहां पर? मान लो आप एन को काट दो, एन के अलावा जो भी बचा है उनमें 2 ए हैं। अब जी और आई में पहले क्या आता है? जी एच आई, जी आता है, जी और फिर आएगा आई। ये बनेगा 49th वर्ड। सर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद अब देखो जरा ध्यान से, सिर्फ लास्ट के 2 इनको हम इंटरचेंज करेंगे। एन ए, मतलब हम ए इनसे बना हुआ अगला वर्ड देख रहे हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, आपको थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूं। देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं एन और उसके बाद जी, तो ए के बाद मैं डायरेक्टली जी ले आया है यहां पर, बल्कि ए आई जी या फिर ए आई जी ए, बहुत सारे वर्ड बन सकते थे। तो हम करते क्या हैं मैं आपको बताऊं, हम ये करते हैं मेरे भाई कि आपने ये वर्ड बना लिया, सारे अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिए। जी हाँ, अब इधर वाले वर्ड को हम नहीं छेड़ते हैं, अब यहां से सेकंड वर्ड को छेड़ेंगे। यहां पर जी आया है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो, सबसे पहले एंड के 2 वर्ड्स को इंटरचेंज करेंगे। यहां पर फिलहाल क्या आया है? यहां पर जी आया है। जी से अगला कुछ आ सकता है अल्फाबेट? जी आ सकता है। जी के बाद जी एच आई, आई है ना, तो एन ए आई जी। ठीक है, क्लियर है?
जी के बाद अल्फ़ाबेट में आई आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट 2 लेटर से बने हुए का सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट 3 लेटर से बने हुए का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर लास्ट 4, ऐसे करके वर्ड चेंज होते हैं। तो ये है 50वां वर्ड। क्लियर है? मतलब मैं डायरेक्टली इसको चेंज नहीं करूंगा ना, यहां पर जी थोड़ी ना लिख दूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 वर्ड से बने हुए कॉम्बिनेशन देखूंगा, फिर मैं लास्ट के 3 वर्ड से, फिर लास्ट 4 से, फिर जाकर 5वां वर्ड चेंज होता है। पहले एन वाले बनते हैं, एन ए ऐसे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये डिक्शनरी कैसे देखते हैं, उस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है चीज़। तो नाइग बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जो अपने एग्जाम का लेवल है उसे सारा कवर कर रहा हूँ, आप डरना मत कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो भी होएगा पहले ही बता रहा हूँ। ये देखो, अब जैसे ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट किया था भाई, एसएससी ने ही कंडक्ट किया था, टीसीएस ने ही। दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो अपने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ लेवल का ही है। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इसे करने की कोशिश करो आप। यूजिंग ऑल द लेटर्स KNAGA 5 letter words are made, okay, with or without meaning, okay, if these words are arranged as in a dictionary, अगर इन वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया गया है जैसे कि एक डिक्शनरी में अरेंज किया जाता है, द वर्ड दिस विल अपीयर एट व्हाट प्लेस, तो ये वाला वर्ड किस प्लेस पर अपीयर करेगा। ठीक है जी, देखते हैं। तो एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड पूछा है, तो सबसे पहले कौन से वर्ड आएंगे, सबसे पहले वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने यहां से एक ए उठाया, या फिर ऐसे ही कर देता हूं, यहां से मैंने एक ए उठाया, यहां फिक्स कर दिया। तो मैं देखना चाह रहा हूं ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं। तो देखो भाई, एक ए उठाकर मैंने यहां रख दिया, बाकी के 4 लेटर कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में। क्या कोई रिपीटेशन वगैरह है? नहीं, एक ए तो मैं उठा चुका हूं, एक ही ए बचा है, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो 24 वर्ड बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट होंगे। अब इस ए के बाद अगला क्या होएगा, देखो ABCDEFG, जी आएगा। मैंने जी को उठाया और यहां पटका और देखा बाकी 4 लेटर को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं। तो इस जी के अलावा 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज, बटे में 2 लेटर रिपीट भी हो रहे हैं, ये जो ए है, 2 आइडेंटिकल भी हैं, 2 सेम भी हैं, तो 2 फैक्टोरियल, बटे में 12, बटे में 12 क्या मतलब 24 बटे में 2 12। ठीक है, ओके। अब जी के बाद अगला क्या होता है, जी के बाद अगला होता है भाई के, GHIJK, के बनेगा। तो अब के से स्टार्ट होने वाले लेटर होंगे, तो अगर मैंने के को उठाकर वहां पर रख दिया तो के अलावा 4 हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन 2 सेम हैं, 2 आइडेंटिकल हैं, ए और ए। तो 12 वर्ड और बन जाएंगे के से स्टार्ट होते हुए। तो टोटल कितने वर्ड हो गए, टोटल 48 वर्ड्स हो गए अभी। अब बारी आएगी, मैंने क्यों गिन लिए, क्योंकि के बाद अब बारी आएगी एन से बने हुए लेटर्स की। तो एन से बने हुए लेटर अब बनने स्टार्ट होंगे। अब हाँ, कई बच्चों को ये लगेगा सर 48 बन गए, उसने 49-50वां ही पूछ लिया, अगर उसने 60वां पूछ लिया तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है, वो नहीं पूछेगा, फिर हम पर्सनली मिलने जाएंगे उससे कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। लॉजिकल चीज़ पूछ सकता है, टाइम बेस्ड एग्जाम है। 60वां पूछेगा तो हम कर सकते हैं, बट उसमें मान लो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपने एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन वो रह नहीं जाता फिर। तो ये टेंशन नहीं लेनी, वो इलॉजिकल चीज़ नहीं पूछ सकता। जब भी एसएससी ने इलॉजिकल चीज़ पूछी उसने बाद में माफ़ी मांगी है कि सॉरी हमसे गलती हो गई। एक बार उन्होंने पूछ लिया था 2014 का शायद पेपर था, 2013 या 14 का एक पेपर था, पता नहीं कौन से एग्जाम का, ईयर 1 था, कि इनमें से कौन सी एक्ट्रेस की हाइट लंबी है, ऐसे पूछ लिया। और दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, ऐसे। तो बाद में वी आर सॉरी फॉर ऐसे उन्होंने नोटिस भी निकाला, क्योंकि अब हम मतलब एक्टरों के डोले, एक्ट्रेस की हाइट ये नापते फिरेंगे अब एस्पिरेंट। इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। ठीक, तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो एन के अलावा अब मैं अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर रहा हूं। एन के अलावा जो भी लेटर बचे हैं इनमें सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर उसके बाद क्या आता है जी, फिर क्या आता है के। तो ये बनेगा 49वां वर्ड। उसने क्या पूछा है, NAAKG। ठीक है, अब आपने अगर अगला वर्ड बनाना है तो इन 2 की देखो, लास्ट 2 की सारी पॉसिबिलिटी क्या है, NAA, अब आएगा KG,
ठीक है, क्योंकि जी से बड़ा है के। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 50th वर्ड। ठीक है मेरे भाई, आंसर विल बी ऑप्शन है, आंसर विल बी ऑप्शन है। अगर अब आपको लगे कि सर 51st वर्ड अगर पूछ लिया तो कोई नहीं, वो भी मैं बता देता हूं। देखो, लास्ट के दो वर्ड की तो सारी कॉम्बिनेशन हो ही गई, जी के जी, है ना। मैंने इस जी की जगह अगला वर्ड रख के देख लिया अल्फाबेट में। ठीक है, अब मैं इस ए की जगह रखूंगा अगला वर्ड। ठीक है, तो देखो एन ए। अब तीसरे नंबर पर देखो, यहां पर सेकंड लास्ट नंबर पर आपने जी रखा था। जी के बाद क्या आ सकता है अल्फाबेट में? जी एच आई जे के। अपने पास के ही अवेलेबल था, के बाद कुछ और अवेलेबल है अपने पास? नहीं तो वो भी रख लेते हैं हम। नहीं है सर, ठीक है। अब हम तीसरे पर आ गए, यहां पर भी हमने चेंज करके देख लिया। अब हम यहां पर चेंज करेंगे, तो ए के बाद कुछ और है यहां पर रखने के बाद, ए के अलावा, ए के अगले वाला, ए बी सी डी ई एफ जी, तो हम जी रख देंगे। इस ए की जगह अगला रख दिया मैंने। अब जो बाकी के बचे हैं उनमें सबसे पहले क्या आता है? सर ए आता है, और फिर आएगा के। अगला 51वां ये बन जाएगा। फिर मैं लास्ट दो को फिर से स्विच करूंगा, के ए, ऐसे। ठीक, क्लियर? ऐसे चलते हैं, इतनी ज्यादा डिटेल में जानकारी की जरूरत भी नहीं है। वो 1 2 3 वाला ही पूछेगा आगे, नहीं तो फिर सेंस नहीं बनाएगा हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन। From a group of 5 men and 7 women, in how many ways we can select 3 men and 4 women? अभी कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं भाई। तो यहाँ पर पूछा है उसने कि 5 मैन हैं और 7 वीमेन हैं, इनमें से कितने तरीकों में हम सेलेक्ट कर सकते हैं? अरेंजमेंट वगैरह की बात नहीं हो रही, सिर्फ बोल रहा है कितने तरीकों में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 मैन को और 4 वीमेन को। तो 3 मैन कहाँ से सिलेक्ट करने हैं? 5 मैन है, उनमें से 3 मैन सिलेक्ट करने हैं। तो 5 चीजों में से 3 चीजें कितने तरीकों में सिलेक्ट कर सकते हो? 5C3। ठीक है, तो दोनों काम करने हैं ना, 3 मैन एंड 4 वीमेन। दोनों काम करने हैं या एक करना है? ऐसा तो नहीं बोला ना, या तो 3 मैन छाड़ दो या 4 वीमेन छाड़ दो, तो फिर तो बीच में प्लस आ जाता और होता। तो उसने बोला ये काम भी कर दो और बेटा ये काम भी कर दो, दोनों काम करने हैं। इस काम के करने के इतने तरीके हैं, दूसरे काम को करने के कितने तरीके होंगे? 7 औरतों में से 4 औरतें छाटनी है, तो 7C4। इस काम को करने के इतने तरीके हैं, तो दोनों कामों को करने के कितने तरीके हो जाएंगे? मिलकर गुणा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूं। अब 5C3। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर 10 में से मैं 3 बंदों को छाट लूं या मैं 10 में से 7 बंदों को छाट लूं, बात एक ही है। ठीक है, 7 और 3 10 है। तो 5C3 की जगह मन ही मन में 5C2 सोच सकते हो, ये कैलकुलेशन करने में आसानी देगा। 7C4 की जगह मन ही मन में 7C3 सोच सकते हो। फिर आप मन ही मन में यहां पर क्या करते? देखो, नीचे 2 है तो आपको 2 तक जाना पड़ेगा, 3 था तो 3 तक जाना पड़ता। तो 5 × 4/2, 20/2, तो ये तो 10 है। 7C3, तो 7 × 6 × 5 और बटे में 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, तो 6 कट जाएगा, 35 होएगा। लिख कर दिखाऊं 7C3, 7 × 6 × 5 बटे में 3 फैक्टोरियल है जो कि 6 होता है। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इनको खोल कर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 8 फैक्टोरियल तक याद कर लो। जनरली आपको जरूरत पड़ती है 6 फैक्टोरियल तक बार बार यूज होता है, बट 8 तक याद कर लो, रिमेम्बरेबल, मेमोराइजेबल है, मेमोरेबल है, वो याद रखा जा सकता है। ठीक है, 7 × 5 = 35, तो 350 तरीके हैं ये काम करने के। नॉर्मली हमें पता नहीं लगता ना कि 5 बंदों में से 3 बंदे छाटने और 7 महिलाओं में से 4 महिलाएं छाटनी, इस काम के भी 350 तरीके हैं क्या? देखो, इस छोटे से काम के। ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। 5 बंदों की कमेटी बनानी है, 5 बंदों की कोई टीम बनानी है। फ्रॉम 5 men and 5 women इन सच ए वे, इस तरीके से, ताकि मोर वीमेन आर सिलेक्टेड देन मेन, ताकि पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं का चयन हो। महिलाएं ज़्यादा सेलेक्ट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
यहाँ पर मैं लिखूंगा मैन कितने सिलेक्ट हुए, यहाँ पर वीमेन कितने सिलेक्ट हुए। तो देखो महिलाएं ज़्यादा सिलेक्ट करनी है, तो एक तो ये तरीका है सारी महिलाएं सिलेक्ट कर लो, बंदों को सिलेक्ट ही मत करो, मैनों को, ठीक है, मतलब कि आदमियों को। तो 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो 5 महिलाओं में से मैंने 5 की 5 महिलाएं चूज कर ली। और मैन कितने सिलेक्ट किए, 5 मैन में से 0 मैन सिलेक्ट कर लिए। मैन मैंने 0 सिलेक्ट कर लिए, महिलाएं 5 सिलेक्ट कर ली। या तो ये हो सकता है कि 5 औरतें ले लो, 0 आदमी ले लो। ये मैंने मैन और वीमेन उल्टा लिख दिया, ठीक। या क्या होएगा, या फिर 4 महिलाएं ले लो और 1 मैन ले लो, हो सकता है ऐसा, हाँ। या तो 5 महिलाएं 0 मैन, या फिर 4 महिलाएं 1। ये मैं या लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे, या तो ये होगा या ये होगा, या फिर क्या होगा 3 महिलाएं सिलेक्ट कर लो और भाई 2 आदमी सिलेक्ट कर लो। तो इसीलिए यहां पर जो उत्तर आएगा, यहां पर जो उत्तर आएगा, यहां पर जो उत्तर आएगा वो जुड़ेंगे। अब 5 में से, अब इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, अब ये चीज आपको लिख कर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 5 चीजों में से 5 चीजें छांटनी है, कितना तरीका, कितने तरीके हैं, सारी छांट लो, और कोई तरीका ही नहीं है भाई। जितनी चीजें सारी की सारी छांटनी है तो एक ही तरीका है, सारी छांट लो। एक ही तरीका 5C5 = 1। 5 चीजों में से 0 चीजें छांटनी है, कितने तरीके हैं, एक ही है कि एक भी मत छाटो। यहां पर भी 5C0 = 1, ठीक है। अगर सारी महिलाएं छाटोगे और एक भी आदमी नहीं छाटोगे तो कितने तरीके से कमेटी बना सकते हो, एक ही तरीका है, सारी महिलाएं छाट लो, खत्म बात, और कोई तरीका ही नहीं है। तो हमें प्रैक्टिकली भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है टॉपिक। 5 में से 4 छाटना, 5C4 = 5C1, ये आपको पता है? तो 5C1, 5 चीजों में से एक चीज छाटने के, मैं बोल रहा हूं आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप लगा सकते हो। 5 चीजों में से एक चीज छाटनी है, तो 5 चीजों में से एक छाटनी है, तो 5 तरीके होंगे भाई, ये छाट लो, ये छाट लो, कोई भी एक छाट लो उन 5 में से। पहली छाटू, दूसरी छाटू, तीसरी छाटू, 5वीं छाटू, 5 तरीके, तो ये हो गया 5। और यहां पर भी 5, 5 5 25, ये हो जाएगा 25। या फिर क्या होगा, अब 5 में से 3 चीज छांटना = 5C2। 5C2 क्या होगा, 5 × 4/2 10, तो ये है 10। और 5C2 फिर से 10, तो ये हो गया 100। तो टोटल 126 वेज में हम ये काम कर सकते हैं। ये जो काम है ये हम 126 तरीकों में कर सकते हैं। डन डनाडन। अब ये आप लोग बताओगे मुझे, यू गाइज विल टेल मी। इन हाउ मेनी वेज ए बास्केटबॉल टीम कंप्राइज्ड ऑफ 6 प्लेयर्स, तो 6 प्लेयर छाटने भाई एक बास्केटबॉल टीम के अंदर, तो कितने तरीकों में बनाई जा सकती है बास्केटबॉल की टीम। फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 लड़के और 5 लड़कियां, ठीक है। यहाँ पर बॉयज हैं, यहाँ पर गर्ल्स हैं। सच दैट एट मोस्ट 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या है, अधिक से अधिक 2 लड़के, यानी कि 2 से ज़्यादा लड़के सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो लड़के सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, या तो 2 लड़के सिलेक्ट कर लूँ, या 1 लड़का सिलेक्ट कर लूँ, या 0 लड़का सिलेक्ट कर लूँ। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 या 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 लड़के सिलेक्ट करूँगा, लड़के कितने हैं 5, तो 5C2 तरीकों में हो जाएंगे। तो अगर लड़के 2 सिलेक्ट करने हैं तो टोटल 6 बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो लड़कियां 4 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। लड़की कितनी है, 5 है, 5 में से 4 लड़कियां छांट ली। अगर मैं 1 लड़का सिलेक्ट करूंगा तो लड़कियां 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगी, 5C5। अगर मैं 0 लड़के सिलेक्ट करूंगा तो लड़कियां 6 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या हम 5 में से 6 लड़कियां सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं सिलेक्ट कर सकते। 5 में से 6 कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर तो मैं ये करूंगा कि ये जो 2 बंदे हैं, इन 2 बंदों में से 100 बंदे खेत की कटाई कर दो। 100 बंदे कटाई करेंगे तो बड़ा जल्दी खेत
ये फसल कट जाएगी। 2 ही बंदों से काम करवा लिया, बोला 2 में से 100 कटाई कर दो, बाकी मेरे पीछे आओ, जैसे वो करता था शोले में, आधे उधर आधे इधर आधे मेरे पीछे। तो 5 में से 6 बंदे यू कैन नॉट सेलेक्ट, तो ये वाला केस होगा नहीं। क्लियर है, ये 2 ही केस होंगे। चलिए रगड़ देते हैं, या ये वाला केस होगा या ये वाला। अब इतना तो समझ गए हो ना, ये बार बार नहीं बोलना पड़ेगा ना। या ये वाला केस होगा, 2 लड़के और 4 लड़कियां, या फिर 1 लड़का 5 लड़कियां, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, इनके जो भी आउटकम आएंगे। ठीक है जी। 5C2 = 10, 5C4 = 5, उत्तर = 50। 5C4 है, मैंने 5C1 किया, ये उसके बराबर है। ठीक है, 5C1 5, ये हो गया 1, तो 5 × 1 5। अब ये सोल्व करना आपकी जिम्मेवारी है, अच्छे से समझा चुका हूं। ऑप्शन डी। इन हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म, काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको इस टाइप की क्वेश्चन की। इन हाउ मेनी वेज कैन यू फॉर्म ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 8 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स। देखो इसने बैट्समैन कितने हैं भाई, बैट्समैन है 8 और बॉलर कितने हैं, बैट्समैन है 8 और बॉलर हैं अपने पास 6। ठीक है, तो हमने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, सच दैट एट मोस्ट 4 बॉलर्स आर टू बी सिलेक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं, 4 बॉलर से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, रन भी बनाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं तो 4 से ही स्टार्ट कर देते हैं, फिर कम करते जाएंगे, बॉलर 4 या 4 से कम होंगे। अगर 4 बॉलर सेलेक्ट हुए तो 11 की टीम बनानी है, तो 7 बंदे यहाँ से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब 4 से कम बंदे सेलेक्ट हुए, मतलब कि 3 बॉलर सेलेक्ट हुए, तो यहाँ से 8 बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 बॉलर सेलेक्ट हुए तो यहाँ से 9 बंदे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि टोटल बंदे ही 8 हैं। तो बस यही 2 केस बनेंगे। 8C7 = 8C1 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 6C4 = 6C2। तो 6C2 क्या होगा, 6 × 5/2 यानी कि 15, 15 8 120। ठीक है, 8C8, 8 में से 8 चीजें सिलेक्ट करना, यानी कि एक ही तरीका है, सारी सिलेक्ट कर लो। और 6 में से 3 सिलेक्ट करना। अब देखो 6C3, 6 5 4, नीचे 3 फैक्टोरियल होता है जो कि 6 होता है, तो 3 फैक्टोरियल से 6 कट गया, 5 और 4 20। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे सोचो, लिखकर तो आप कर ही लोगे, वैसे सोचने की कोशिश करो। नेक्स्ट, अमंग 18 मेंबर्स ऑफ ए क्रिकेट क्लब, 18 बंदे हैं क्रिकेट क्लब के, देर आर 2 विकेट कीपर्स एंड 5 बॉलर्स। ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड टू इंक्लूड ओनली 1 ऑफ द विकेट कीपर, एक विकेट कीपर छांटना है। ठीक है, एंड एट लीस्ट 3 बॉलर। एट लीस्ट 3 बॉलर का क्या मतलब है कि बॉलर कम से कम 3 होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा चले जाएंगे, कम से कम 3, 3 से कम नहीं चलेंगे भैया, 3 हो या 3 से ज़्यादा कितने भी हो। तो ठीक है, तो एक तो विकेट कीपर होएगा, एक ये बॉलर होंगे, ये लो बॉलर बाउलर ऐसे ही। ठीक है, बॉलर होंगे और ये बैट्समैन होंगे। ठीक है, तो देखो विकेट कीपर छांटने के कितने तरीके हैं भैया, एक ही तरीका है, एक ही विकेट कीपर छांटना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 ऑफ द विकेट कीपर, तो विकेट कीपर कितने हैं 2, तो 2 में से एक बंदा छांटना है। ठीक है, मान लो हमने एक विकेट कीपर छांट लिया और इसने बोला है एट लीस्ट 3 बॉलर, तो कम से कम 3 बॉलर चाहिए। बॉलर कितने हैं, विकेट कीपर हैं 2, बॉलर कितने हैं, बॉलर हैं 5, तो 5 और 2 7, 18 में से 7 गए, 11 बच गए बैट्समैन। ठीक है, तो 5 बॉलर में से मैंने कितने छाटे, 3। उसने क्या बोला, एट लीस्ट 3 होने चाहिए, तो मान लो इस वाले केस में मैंने 3 छाटे। ठीक, तो 3 और 1 4, 11 की टीम बनानी है। 11 में से 4 तो छट चुके हैं, तो 11 में से 4 गए 7, बाकी के 7 बंदे मैं यहाँ से छाटूंगा इन 11 में से। अब अगला क्या हो सकता है कि विकेट कीपर तो एक ही छांटना है, पर बॉलर उसने बोला एट लीस्ट 3, कम से कम 3, 4 भी छांट सकते हो। ठीक है, 4 छांट लिए, तो 5 बंदे हो गए टीम में, 11 में से 5 गए 6, बाकी के 6 बंदे यहाँ से छांट लूंगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट केस है 2C1, विकेट कीपर हमने एक ही छांटा, बॉलर मैंने 5 के 5 छांट लिए, क्योंकि मिनिमम 3 छांटने हैं, 3 से ज़्यादा हम छांट सकते हैं, 5 के 5 छांट लिए। अब 6 बंदे हो गए, बाकी के 5 बंदे इन 11 में से छांट लेंगे, 11C5। इसके बाद क्या आप नंबर ऑफ बॉलर्स और ज़्यादा छांट सकते हो, नहीं छांट सकते, 5 में से 5 में छांट चुका हूँ, तो इसके बाद आगे केस बढ़ेंगे नहीं।
बस। तो अब देखो 2C1 इज इक्वल टू 2, 5C3 इज इक्वल टू 5C2 जो कि होता है 10। ये रटा नहीं है, मतलब ये पता नहीं याद हो जाता है, 5 4 2 10 है। 11C7 तो ये किसके बराबर है? 11C4 के बराबर है। तो करो भी जल्दी से। 11 मैं 4 तक जाऊंगा, 4 है तो 4 टर्म तक जाऊंगा और नीचे 4 फैक्टोरियल होएगा। इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, टाइम बचाओ थोड़ा। 4 और 2 8, 3 3 9, 11 3 33, 330। तो दिस इज इक्वल टू 330। तो टोटल कितना हो गया भाई? बाद में लिख लेंगे या फिर लिख ही लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 33 दूनी 66, 6600, ठीक है। 2C1 इज इक्वल टू 2, 5C4 इज इक्वल टू 5C1 इज इक्वल टू 5, 5 में से एक चीज़ छांटने के 5 तरीके। 11C6 इज इक्वल टू 11C5, 11C5 निकालते हैं, 5 टर्म तक जाते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 2 3 4 5 तक गए और नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2, ठीक है। देखो 5 और 2 से तो 10 गया, और 4 से गया ये 2 पर, और 3 से गया ये 3 पर। 3 दूनी 6 7 42, 42 इंटू 11 462। तो ये तो हो गया 462, ठीक है। अगर ये 462 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 4620, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2C1 इज इक्वल टू 2, 5 में से 5 बंदे छांटना एक ही तरीका है, सारे छांट लो। 11C5 मैंने अभी भी कैलकुलेट किया है यहाँ पे, 11C6 11C5 के इक्वल होता है, यही क्या निकला था? ये 462 निकला था। तो 462 का डबल ये हो जाएगा 9 2 4, 46 का डबल 92, 2 का डबल 4, ऐसे किया है मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 4 एंड में 2 4 आ रहे हैं, एक ही, ठीक है। क्लियर है? यही है ऑप्शन सी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखा आपने? तो भाई पैटर्न के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र रहती है मेरी। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो एक तो एग्ज़ाम का लेवल छूट जाए, अच्छा एग्ज़ाम में इस लेवल का आ गया, एग्ज़ाम का टाइप छूट जाए, हो ही नहीं सकता। और एक दूसरा काम ये नहीं हो सकता कि मैं आपको इरिलेवेंट पढ़ा दूँ। तो सब कुछ रिलेवेंट कवर होएगा और रिलेवेंट ही कवर होएगा, एक एक सेकंड दिया गया कीमती रहेगा, ठीक। देखो इन एन एग्जामिनेशन जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ सिर्फ उसी को रिपीट करो, उसी का चक्कर बना दो। उसके अलावा जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसके अलावा सिर्फ मॉक्स दे लो आप। अगर आपने न्यू क्वेश्चन करने हैं अपने जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसके अलावा, तो आपको PYQ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि PYQ इसके अंदर ऑलरेडी हैं दोस्त, हर एक टाइप का PYQ बढ़िया वे में अरेंज्ड हैं इसके अंदर ऑलरेडी। आप PYQ करोगे भी तो कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो नए क्वेश्चन करने तो बहुत सारे मॉक तो देने ही होते हैं एग्जाम से पहले, तो मॉक 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 स्ट्रेटजी, सेक्शन वाइज मॉक, वो देते रहो, अपनी स्ट्रेटजी को बेटर बनाते रहो और इसी कंटेंट को रिपीट करते रहो। तो कितना सिंपल हो गया आपके लिए, सिर्फ 2 कंटेंट, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन करके बताओ। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 12 क्वेश्चन है, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है जी। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक, ओके जी। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3, कम से कम 3 सिलेक्ट करेगा फ्रॉम ईच पार्ट, हर एक पार्ट से 3 सिलेक्ट करेगा, मिनिमम 3, 4 भी सिलेक्ट कर सकता है, 5 भी सिलेक्ट कर सकता है, मिनिमम 3, ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, देखते हैं। तो मिनिमम 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 5 में से मान लो उसने 3 सिलेक्ट कर लिए, तो फिर इसमें से कितने करने पड़ेंगे? इसमें से उसको टोटल कितने करने हैं भाई? 8। तो 8 - 3 5, इसमें से 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक।
अब मैं मिनिमम पे मैं लगा था कि मिनिमम 3 तो सिलेक्ट करना ही है हर एक से, तो 3 या 3 से ज़्यादा ही सिलेक्ट कर सकता है। हाँ जी सर, ये ध्यान रखना कि किसी भी सेक्शन में से 3 से कम सिलेक्ट ना हो बस, ठीक है। तो अब मैं 3 से ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, मैं मिनिमम पे लगा था कि मिनिमम 3 सिलेक्ट कर सकता है। अगला केस बन सकता है 4 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे 4, ताकि 4 और 4 8 हो जाए। फिर मान लो उसने 3 से ज़्यादा सिलेक्ट करने, यहाँ से 5 सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ से 3 सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 5 ही हैं, लेकिन मान लो यहाँ पर टोटल 6 होते, यहाँ पर मान लो टोटल 6 होते हैं और वो 6 में से सिलेक्ट कर पाता, 6 में से 6, फिर भी वो वाला केस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर उसे 2 सिलेक्ट करने पड़ते और 3 से कम किसी भी सेक्शन से करने नहीं है। इस सेक्शन से भी तो नहीं करने ना 3 से कम, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर 6 होते तो भी अगला केस नहीं आता, ठीक है। पकड़ दें अब इनको। 5C3 होता है 5C2 जो कि 10 होता है, 7C5 होता है 7C2, ये क्या है 5C2। तो 7C2 मन ही मन कर सकते हो क्या, 7 इंटू 6 बटे में 2, 2 तिये 6, 7 तिये 21, तो क्या आ गया 210, ठीक है। 5C1 जो कि हो गया 5, 7C4 क्या होगा 7C3, 7 6 5, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 गया, 7 5 35, तो 5 5 25, 5 से 15 और 2 17। 5C5, 5 में से 5 चीज़ें सेलेक्ट करना है, एक ही तरीका है। 7C3 अभी ऊपर किया था, 7C4 इसी के बराबर होता है 35, तो दिस इज इक्वल टू 35, तो कितना आ गया भाई, तो देखो 17 और 3 का होता है 20, यानी कि 200, ये भी 210 हो गया, ये भी 210, तो 420, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है, ताकि इसमें सारे केस कम से कम अपने कवर हो जाएं, एक बार रिवाइज हो जाएं थोड़े से आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही निकालना आपको बिना ऑप्शन के, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया क्वेश्चन। एक कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड, मैंने बोला था ना एनफ प्रैक्टिस करवा दूंगा, फॉर्म्ड फ्रॉम, मैं आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट दे दूंगा जितने भी रिलेवेंट हैं अपने बैच के अंदर, और एनफ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं होना, इसी कंटेंट को रिपीट करते रहो। इसके अलावा मॉक देकर मॉक के ऊपर स्ट्रेटेजी लगाते रहो बस, हर चैप्टर की बात बोल रहा हूँ, सिर्फ इसकी नहीं बोल रहा। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, 7 बंदों की कमेटी बनानी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ये बोल रहे हैं अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स छांटनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 गर्ल्स छांटनी है तो गर्ल्स कितनी है 4, 4 में से 3 गर्ल्स छांट ली मैंने। कमेटी कितने बंदों की बनानी है 7 की, तो 7 में से 3 बंदे तो सिलेक्ट हो चुके, तो बाकी के 4 बंदे सिलेक्ट होंगे। वो 4 बंदे कहाँ से सिलेक्ट होंगे, बॉयज से, तो 9C4, दिस इज द आंसर। तो 4C3 इज इक्वल टू 4C1, 4 में से एक चीज़ छाटना है, यानी कि 4 तरीके। 9C4 ये क्या होएगा, 4 तक जाता हूँ, 9 8 7 6, और उसके बाद 4 फैक्टोरियल, 4 और 2 से 8 गया, 3 से गया 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14, 14 निम्न 126, 126 चौके कितने हो जाएंगे 1248, 480 और 24 504, ठीक। सेकंड, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। तो मान लो मैंने 3 गर्ल छांट ली, या मैं 3 से ज़्यादा गर्ल भी छांट सकता हूँ, कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए। तो 3 गर्ल हों 4 गर्ल हों, 5 तो कर नहीं सकते, नहीं तो आगे जाते, 4 ही कर लें तो 5 कैसे छाटें। तो अगर 3 गर्ल छाटी तो ये 9C4 वाला, तो ये उत्तर तो मैंने ऊपर से ही लिख डाला 504, ठीक है। अगर 4 गर्ल छाटोगे तो टोटल 7 बंदे छाटने हैं, बाकी के 3 बॉयज़, तो 9C3, अब ये 9C3 क्या होगा, तीन दूनी 6 है, 9 8 72, 12 6 72 होता है, 12 7 84, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा भाई 588, ठीक है। अब तीसरे वाला देख लो, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल का क्या मतलब है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से कम हो सकती हैं या बराबर हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3 के बराबर लो पहले, तो मान लो 3 के बराबर लड़कियां छांट ली, 3 लड़कियां छांट ली, तो बाकी के तो लड़के छांटे जाएंगे,
तो 9C4, क्योंकि टोटल 7 बंदे छांटने हैं कमेटी में, ठीक है। अब आपने लड़कियां कम छांट ली तो बाकी के 5 बंदे छांटे जाएंगे। अब लड़कियां और कम छांट ली तो बाकी के 6 बंदे छांटे जाएंगे, मतलब लड़के छांटे जाएंगे। और लड़कियां 0 छांट ली तो बाकी के सारे लड़के छांटे जाएंगे। ठीक ठाक दिख रहा है? नीचे वाला केस नहीं दिख रहा है ना? देखो, ये तो हम कर चुके हैं 3-4 वाला है ना, 504। ठीक है, ये भी कर चुके हैं क्या 2-5 वाला? नहीं किया है, ठीक है। तो 4C2 इज इक्वल टू 4 × 3/2 6। 9C5 इज इक्वल टू 9C4, ये ऊपर वाला भी मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मेट में हो जाएगा ना। 4 × 126 इक्वल टू 504। ठीक है, तो 9C5 और 9C4 इक्वल होता है, वो मैंने 126 लिख दिया। ठीक है जी, 6 × 36, 3 × 6 = 72 और 3 × 75। ओके जी। 4C1 ये आएगा 4 और 9C6 आएगा 9C3 के बराबर। देख रखा है कहीं पर? ये देख रखा है, 84 होएगा। ठीक है, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32 और 1 = 33। 4C0, 4 में से 0 चीज छाटनी, एक ही तरीका की मत छाटो एक भी। 9C7 इज इक्वल टू 9C2, तो 9 × 8 बटे में 2, तो 2 चौके 8, 9 चौके 36, इन सबको जोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो जोड़े 7 और 5 12 और 3 15, तो 1500 हो गए। ये 100 वाले उठाए थे, ठीक है। 5 और 3 8 और 3 11, तो 110। तो 1500 और 110 1610 ना। 1610 में क्या जोड़ू? 1610 और 10 1620, 1620 और 12 1632, तो 1632, 1620 और 12, हाँ 1632। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाएं। ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो ABCD है अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें 2 अलग वोवल लें? ठीक है, जिनमें 2 वोवल लें और 2 कॉन्सोनेंट लें। 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 2 अलग अलग वोवल, 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। अब तक हम क्या कर रहे थे कि इतनी लड़कियों में से इतनी लड़कियां छाटो, इतने लड़कों में से इतने लड़के छाटो। अब हम क्या करेंगे? इतने वोवल में से इतने वोवल छाटो, इतने कॉन्सोनेंट में से इतने कॉन्सोनेंट छाटो। हाँ, लड़के लड़कियों को वो ये नहीं बोल रहा था कि बिठाना भी है, अरेंज भी करना है, बट यहाँ पर उसने क्या बोला? कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है। तो पहले तो मैं छांटूंगा टोटल वोवल कितने हैं। टोटल वोवल हैं दोस्त 5, है ना। तो 5 वोवल में से 2 वोवल छाटने के कितने तरीके हैं? 5C2। और पूरे 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट छाटने हैं, तो 21C2। अब 4 वर्ड छांट लिए, 4 अलग अलग वर्ड हैं, 2 अलग अलग मैंने वोवल छाटे हैं, सिलेक्ट किए हैं अभी। तो 2 वोवल छाटने के इतने तरीके, 2 कॉन्सोनेंट छाटने के इतने तरीके। अब ये चारों को कितने वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ, कितने वर्ड बना सकता हूँ? तो 4 फैक्टोरियल, ये उत्तर हो जाएगा। 5C2 इज इक्वल टू 10, 21C2 इज इक्वल टू 21 × 20/2, यानी कि 210 गुणा में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 1 0 और 1 0, 2 0 लगा दी। 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 2 50। ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रट के नहीं जा सकते, सारी चीज़ों को समझ कर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है। मनीष टाइप्स ए 6-digit number, but the 2 4s typed by her are, मनीषा टाइप्ड बाई हर आर नॉट विजिबल। उसने 6 बटन दाबे, टक टक टकाटक,
1 2 3 4 5 6 वर्ड दबाए, उनमें से 2 वर्ड मिसिंग है। कोई भी 2 बार उसका कीबोर्ड खराब था, जैसे एसएससी वाले कई बार देते हैं, बच्चे टाइपिंग करने जाते हैं तो वही मामला हो गया। कीबोर्ड खराब है, वो तो दिखे नहीं, और ये 5005 दिख रहा है। तो उसने जो 2 वर्ड दबाए थे, हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन देयर बी, कितने अलग अलग 6 डिजिट नंबर हो सकते हैं। उसने 2 4 दबाए थे, 2 बार 4 4 दबाए थे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो उसने 2 बार 4 दबाया है, ये हो सकता है ये वाला और ये वाला हो, या ये वाला और ये वाला हो, या फिर ये वाला और ये वाला, कोई भी 2 हो सकते हैं ना, कोई भी 2 हो सकते हैं। तो आपको सिंपली ये देखना है कि इन 6 में से कोई भी 2 जगह हो सकती हैं जो मिस हो गई, जिस जगह पर उसने 4 दबाए हो। अब हमें तो पता नहीं कहां पर दबाए, तो 6 जगहों में से 2 जगह छांटने के कितने तरीके हैं? 6 जगहों में से 2 जगह छांटने के तरीके हैं 6C2। कितने वेज में 2 जगहें छांटी जा सकती हैं? तो 6C2 यानी कि 6 × 5/2, 15 वेज हैं 2 जगह छांटने के, तो 15 अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। ठीक। अब अगर यहां पर जो उसने अक्षर दबाए हैं, अगर वो 2 4 ना होते, अगर उनमें से एक 4 होता और एक 7 होता, या एक 4 होता, एक 5 होता, ठीक है, तो उस केस में एक बार मुझे सोचने दो 5 के बारे में, क्योंकि नीचे भी 5 रिपीट हो रहा है ना। तो वो यहाँ का मिस होगा या यहाँ का मिस होगा, तो उस केस में तो गड़बड़ बनेगी। अब 7 मान लो, ठीक। तो मान लो जो 2 वर्ड उसने दबाए हैं, वो ये उसने 2 बार 4 दबाया है, मान लो उसने एक 4 और एक 7 दबाया होता, ठीक है, तो कितने वर्ड बनते? तो देखो, तो हम क्या करते कि किन्हीं भी 2 जगह पर उसने ये दबाए हो सकते हैं 4 और 7, तो मैं देखता कि 2 जगहों को छांटने के कितने तरीके हैं। आप बोलोगे 6C2, और जो 2 जगह मैंने छांट ली, हो सकता है यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 7, या फिर यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 7, तो इन 2 वर्डों को कितने पेज में अरेंज किया जा सकता है? 2 फैक्टोरियल या फिर 2, तो फिर 30 उत्तर हो जाता। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो यहाँ पर उत्तर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगली तरह के क्वेश्चन भाई जो आ सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स बी मेड फ्रॉम ABCDEFG एंड H। हमारे पास टोटल 8 बंदे हैं, ए से लेकर H तक, ठीक है। सच दैट, कितने तरीकों में हम 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं? ताकि, इन स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, 2-3 तरह की स्टेटमेंट आती हैं, सारी करवाऊंगा। इनका मतलब क्या क्या है वो बताऊंगा। इफ बी इज सिलेक्टेड देन ए इज ऑल्सो सिलेक्टेड, अगर बी सिलेक्ट होगा तो ए भी सिलेक्ट होगा, ये एक कंडीशन है। ताकि यदि बी का चयन हो तो ए का भी चयन हो। इसका मतलब क्या है पता है? कि देखो, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो बी सिलेक्ट हो या फिर बी सिलेक्ट ना हो, ये 2 ही केस हो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बी सिलेक्ट भी हो और ना भी हो, या तो बी सिलेक्ट होगा या बी सिलेक्ट नहीं होगा। तो उसने बोला है कि अगर बी सिलेक्ट हुआ ना तो ए भी सिलेक्ट होगा। इफ बी इज सिलेक्टेड देन ए इज ऑल्सो सिलेक्टेड, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, बी सिलेक्ट होगा तो ए भी सिलेक्ट होगा, बी सिलेक्ट नहीं हुआ तो ए भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये गलत है। क्यों? देखो, यहां पर ये बंदे ये बोल रहे हैं कि अगर बी सिलेक्ट होगा तो ए भी सिलेक्ट होगा, कि अगर बी सिलेक्ट हुआ तो ए को भी करना पड़ेगा। बी सिलेक्ट नहीं हुआ तो ए को करना है नहीं करना है वो पता नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो मैं ये बोल रहा हूं, है? मेरा एक दोस्त है, दूसरा एक क्लासमेट है, मैं हूं, मेरा क्लासमेट है। मैं बोल रहा हूं अपने क्लास टीचर को कि अगर ये दिल्ली ट्रिप पर जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसका नाम सिलेक्ट किया, मेरा भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये जाएगा तो मैं पक्का जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं ये गया तो भाई मैं भी जाऊंगा। अब मान लो ये नहीं गया, तो हो सकता है मैं जाऊं मैं ना जाऊं, पर ये जाएगा तो मैं पक्का जाऊंगा। समझ गए? मान लो 3-4 दोस्त गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई तू जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ यार पक्का पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तू जाएगा तो पक्का जाऊंगा।
अगर तेरा ट्रिप बन गया, तेरा ट्रिप का प्लान बन गया तो मेरा पक्का समझ तू। तो मुझे पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वो जाएगा तो मैं पक्का जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो मैं, मेरा पक्का नहीं है, मैं जा भी सकता हूं मैं ना भी जाऊं। फिर दोनों ऑप्शन खुले हैं। लेकिन अगर वो जाएगा तो एक ही ऑप्शन खुला है क्या, कि मैं भी जाऊंगा। जब वो नहीं जाएगा तो दोनों ऑप्शन खुले हैं। तो कई बार बच्चे इसको ऐसे ले लेते हैं, ये जाएगा तो ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा ना। उसने एक ही बात बोली है, ये जाएगा तो ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन में बोला जाता है, वो कैसे बोला जाता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें दोनों ट्रू होते हैं, वो मैं बताऊंगा। यहां पर वो चीज नहीं बोली गई है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि अगर बी सिलेक्ट होगा तो ए भी सिलेक्ट होगा, तो फिर कोई ऑप्शन है नहीं ए के पास, सिलेक्ट होगा ही होगा। अगर बी सिलेक्ट नहीं हुआ, अब ए के पास ऑप्शन है, सिलेक्ट भी हो सकता है नहीं भी, बस बी होगा तो वो जरूर होगा। तो ठीक है जी, अब देखो या तो ये केस होगा या ये केस होगा। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे लिख दूं कि ए सिलेक्ट भी हो सकता है, ए नहीं भी सिलेक्ट हो सकता है, तो फिर इसको हटा ही दो, फिर ए को फ्री छोड़ दिया हमने, जिस जिसके ऊपर कंडीशन लिखी है वो मैंने लिख लिया। तो अब देखो, तो इस केस में दो बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, बी मान लो बी सिलेक्ट हो गया तो ए को भी सिलेक्ट करना है, तो दो बंदे तो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो टोटल बंदे कितने छांटने हैं, 5 छांटने हैं। तो बाकी बंदे कितने सिलेक्ट होंगे, 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो गए हैं, तो 3 बंदे कितने लोगों में से सिलेक्ट होंगे, ए और बी तो सिलेक्ट हो चुके हैं ना भैया, इनको घर पे भेज दो कि जाओ भाई तुम तो हो गए सिलेक्ट। बाकी बंदे बच गए 6, बाकी कितने बंदे बच गए 6। उन बाकी के 6 बंदों में से 3 बंदे छांटने। ए और बी का तो परिणाम घोषित हो गया, वो सिलेक्ट हो गए, अब 3 ही बंदे सिलेक्ट करने हैं, और बाकी के 6 में से, तो उन 6 बंदों में से 3 बंदे कितने तरीकों से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, 6C3, इतने तरीकों से हम छांट सकते हैं। अगर ये वाला केस हुआ, ए और बी दोनों सिलेक्ट हुए, तो अपने पास टोटल तरीके होंगे 6 × 5 × 4/3, यानी कि 20 वेज। अगर मान लो बी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अब ए सिलेक्ट हो भी सकता है नहीं भी, तो अब हमें बी को हटा दो, बी का रिजल्ट आ गया। कई बंदे अब बी अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसको यहीं रखते हैं, दोस्त उसका रिजल्ट आ गया, पास हुआ फेल हुआ वो अलग बात है, सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, रिजल्ट तो आ गया, उसको घर भेज दो कि भाई तू नहीं होना, भाग यहाँ से। ठीक है, वो चला गया। तो 8 बंदों में से 7 बंदे बचे हैं, तो उन 7 बंदों में से सारे 5 बंदे सिलेक्ट होंगे। हो सकता है ए सिलेक्ट भी हो जाए और ना भी हो, तो सारे 5 के 5 बंदे बी के अलावा 7 बंदों में से सिलेक्ट होंगे। तो दिस इज इक्वल टू 7C2, जो कि हो जाएगा 7 × 6/2, यानी कि 21। तो टोटल मेरे भाई 41 वे में ये काम किया जा सकता है, 41 वेज। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स बी मेड फ्रॉम, ठीक है, 5 लोग कितने तरीकों से छाटे जा सकते हैं, सच दैट इफ डी इज सिलेक्टेड। अब ध्यान से देख लेना, अगर डी सिलेक्ट हो तो सी शुड नॉट बी सिलेक्टेड। यदि डी का चयन हो तो सी का चयन ना हो, अगर डी सिलेक्ट हो गया तो सी नहीं होएगा। तो अगर डी सिलेक्ट हो गया तो इसके बारे में बात बोली है, डी सिलेक्ट हो गया तो सी नहीं होगा। पिछले में क्या बोला था, डी सिलेक्ट हो गया तो सी होगा, इस टाइप की सिचुएशन थी। तो उसने सिर्फ इस बारे में बताया है कि डी सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, डी सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, तो सी सिलेक्ट हो भी जाएगा नहीं भी होगा। इसका उल्टा मत मानना करो, बस उसने सिर्फ एक चीज के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर डी सिलेक्ट हुआ तो सी नहीं होगा, अगर डी नहीं हुआ तो सी हो भी जाए ना भी हो जाए, सी के पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। अगर डी सिलेक्ट हो गया तो एक ही ऑप्शन खुला है, क्या, कि भैया तू मत हो सिलेक्ट। तो ठीक है, तो ऊपर वाले केस में एक बंदा सिलेक्ट हो चुका है, एक बंदा नहीं होगा, डी और सी को घर भेज दो क्योंकि इनका रिजल्ट तो आ चुका है, सिलेक्ट होना है नहीं। तो बाकी के 6 बंदों में से 4 बंदे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि एक बंदा सिलेक्ट हो चुका है, ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये भी पक्का पता चल गया। बाकी के जो 6 बंदे हैं, टोटल 8 बंदे हैं, बाकी के 6 बंदों में से क्योंकि एक बंदा अपनी कमेटी का सिलेक्ट हो चुका है, तो बाकी के 4 बंदे छांटने हैं। तो 6 में से 4 बंदे छांटने के कितने तरीके हैं, ये हैं जी 15, 6 × 5/2, 6 × 5 = 30/2, 15। ठीक है, अगर डी सिलेक्ट नहीं हुआ तो डी के अलावा बच गए 7 बंदे, उन 7 बंदों में से कोई भी 5 हम छांट सकते हैं, तो फिर कितने तरीके होंगे, 21।
तो उत्तर विल बी 36। अब ये वाली कंडीशन देखो, अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है, अब अगर किसी बच्चे को इंग्लिश अच्छे से समझ में आए, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, तो ठीक है, वो इसका मतलब समझ जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इसका 5 बंदों की कमेटी छाटनी है, सच दैट ए विल बी सिलेक्टेड इफ एंड ओनली इफ बी इज सिलेक्टेड। ए तभी सिलेक्ट होगा कब? केवल और यदि, अगर और केवल अगर, तभी सिलेक्ट होगा अगर बी का सिलेक्ट हो, और केवल तभी सिलेक्ट होगा अगर बी सिलेक्ट हुआ। बी सिलेक्ट हुआ तो वो भी सिलेक्ट होगा, पक्का होगा वो सिलेक्ट, और बी सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये वो वाला है, पक्का याराना वाली ये वाली स्टेटमेंट है कि तू गया तो मैं भी जाऊंगा, तू नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा ट्रिप पे। वो वाली क्या स्टेटमेंट थी? तो तू गया तो मैं भी जाऊंगा, उसने ये नहीं बोला तू नहीं जाएगा ना, उसने ये नहीं बोला तू गया तो मैं पक्का चलूंगा, तू नहीं गया तो क्या पता मेरा मूड बन जाए मैं चला जाऊँ। ये क्या है? तू गया तो मैं भी जाऊंगा, तू नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है, ठीक है। तो यानी कि ए विल बी सिलेक्टेड इफ एंड ओनली इफ बी सिलेक्टेड, यानी कि बी सिलेक्ट हो जाएगा तो ए भी सिलेक्ट होगा, और बी सिलेक्ट नहीं होगा तो ए भी सिलेक्ट नहीं होगा। इन दो में से कोई एक केस होएगा। तो ऊपर वाले केस में 5 में से 2 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, ये दोनों। बाकी के जो 6 बंदे बचे हैं, उन 6 बंदों में से हमें 5 में से 2 बंदे सिलेक्ट हो गए, बाकी के 3 छांटने हैं। तो 6C3 इक्वल टू 6C2 दैट इज इक्वल टू 15, प्लस अगर दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए तो बाकी के 6 बंदों में से सारे के सारे 5 बंदे छांटने पड़ेंगे। तो 6C5 इज इक्वल टू 6C1 जो कि हो जाएगा 6। तो 15 और 6 21, 21 तरीके हैं इस काहे, ऑप्शन काहे मैच नहीं हुआ। देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई भाई। अच्छा ये 6C3 इक्वल टू 6C2 कर दिया इसलिए नहीं हुआ, ओके गलत कर दिया। 6C3 इज इक्वल टू 20, 6 इंटू 5 इंटू 4/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 कट जाएगा, 5 के 20, तो उत्तर विल भी 26, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये समझ में आई आपको ये लैंग्वेज? नहीं आई तो ठीक कर देता हूँ, चलो ये है, चलो नेक्स्ट ये करो ये वाला। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। 10 बंदे बाहर भ्रमण दल के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 दोस्त हैं, जय, वीरू और ठाकुर, ठीक है। ये बोल रहे हैं या तो सारे जाएंगे या सारे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो या तो वे तीनों के 3 चले गए या उन तीनों में से कोई नहीं गया, ये काम होगा तो ठीक है। अगर वो तीनों जाएंगे तो क्या होगा? तो 10 बंदे छाटने, उसमें से 3 तो छट चुके हैं, तो बाकी के 7 छाटने हैं। 10 में से 3 तो सिलेक्ट हो गए अगर वो 3 जाएंगे तो। अब ये बाकी के 7 कितने बंदों में से छाटने हैं? इन तीनों का तो रिजल्ट आ चुका है ना, तो 25 में से 3 गए, बाकी के 22 लोगों में से 7 छाटेंगे। ये अगर वो 3 नहीं गए, यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ आप कंसेप्ट समझो, मोर देन एनफ आपके लिए, ठीक है। अगर वो 3 नहीं गए तो 10 के 10 बंदे बाकी के लोगों में से छटेंगे, इन 3 के अलावा। 25 में 3 गए 22, सो दिस इज द आंसर, ये दोनों जुड़ेंगे तो उत्तर विल बी 22C7 प्लस 22C10। सोल्व करने को इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा जनरली वो देता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैंने सोल्व करने के लिए नहीं दिया। आपका दिल करे प्रैक्टिस का तो कर लो, वही तरीका है, ठीक।
अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको मिसलेनियस दूंगा, ये थोड़े से आपको ऐसे लग सकते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड पे हैं और ये डिफ़िकल्ट साइड पे हैं, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है वो मैं दूंगा। एक तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो इसी क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेगा, एक मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो यूनिवर्सल होगा। ठीक, थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये पूछ लिया गया है तो फिर करवाना पड़ेगा। ठीक है, बताऊं फिर, चलिए जी। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले एक तो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अगले वाले पे बता दूं, यहीं पे बता दे, यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि हो क्या रहा है ना, फिर फॉर्मूला बताने का फायदा है। देखो, वो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, कि इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझें फिर मजा आएगा। इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कितने इंटीजर या फिर कितने समीकरण के लिए कितने अभिन्न समाधान की, अभिन्न पूर्णांक समाधान, ऐसे आएगा समीकरण, इसके लिए कितने अभिन्न, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये अभिन्न क्या है? अच्छा, अभिन्न ये बोल रहा है जो भिन्न ना हो हिंदी में। अच्छा, पूर्णांक ही बोला इसने एक हिसाब से। ठीक, दिस गाय इज जीनियस। ठीक है भाई, अभिन्न स्लैश पूर्णांक कर दिया मैंने कि इंटीजर चाहिए। तो देखो मामला क्या है, मामला ये है भाई, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 हो, ये 0 हो, ये 27 हो, या फिर ये 0 हो, ये 0 हो, ये -27 हो। -27 क्यों आएगा? क्योंकि इसका मतलब है मॉड्यूलस, इसके अंदर जो भी आप डालोगे -27 वो प्लस का होकर ही बाहर निकलता है, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस, मोड, ये बाहर पॉजिटिव ही वैल्यू देता है कि साइन डजंट मैटर, इस सिंबल का ये मतलब है। ठीक है, ओनली क्वांटिटी लेनी है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये 1 पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ये 1 पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, ये 25 पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, चाहे आप ऐसे कर लो तो भी वही उत्तर आना है, चाहे आप ऐसे कर लो तो भी वही उत्तर आना है, आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी इनके कॉम्बिनेशन बना लो तो भी वही उत्तर आना है। मतलब प्लस माइनस कुछ भी कर लो। यहाँ पर मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की गंभीरता समझा रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तभी हम यूनिवर्सल वे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, ओके जी। हो सकता है मैंने दो जगह यहाँ पर 0 लिखा है, एक ही जगह पर 0 हो और बाकी दोनों जगह कुछ ना कुछ नंबर बटा हुआ हो। जैसे 27 है, यहाँ पर मैंने 2 दे दिया और यहाँ पर मैंने 25 दे दिया, 25 और 2 27। ठीक है, अब मेरे पास दो चॉइस हैं, इस 2 को मैं +2 कर दूं, -2 कर दूं, या इस 25 को +25 कर दूं या -25 कर दूं, कुछ भी रख सकता हूं। नॉर्मली यहां पर पहले सिर्फ क्वांटिटी देखनी है, 25 और 2 27, 27 के टुकड़े करने हैं। ठीक है जी, और फिर प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि -2 लगाएंगे तो भी मोड के बाहर वो +2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एग्जामिनर पूछ रहा है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन हैं, ये सारे अलग अलग सॉल्यूशन हैं। तो वो बोल रहा है ऐसे कितने केस बन सकते हैं, और आपको दिख भी रहा है कि भैया 2000 प्लस केस हैं हर एक ऑप्शन में। ऑफ कोर्स हम ऐसे लिख कर तो कर नहीं सकते, है ना। मैं ये निकालने का आपको बढ़िया सा तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो क्वेश्चन की गंभीरता समझ गए आप। तो बेसिकली हमने करना क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भाई, मैं एकदम से बताकर इसको खत्म नहीं करना चाह रहा। करना हमने ये है, आप ये मान लो कि मान लो मेरे पास 27 लड्डू हैं, मेरे पास 27 लड्डू हैं, मेरे सामने 3 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, पॉजिटिव माइनस साइन को एक बार भूल जाओ, 27 लड्डू हैं, मेरे सामने 3 बच्चे हैं, तो मैं 27 लड्डुओं को इन 3 बच्चों में कितने तरीकों से बांट सकता हूँ। हो सकता है मैं किसी एक बच्चे को 0 दूं और 27 के 27 लड्डू 2 जगह बांट दूं,
एक को 1 दे दूं, एक को 26 दे दूं, एक को 2 दे दूं, एक को 25 दे दूं, ऐसे करके। हो सकता है मैं 2 बच्चों को 0 दूं तो तीसरे बच्चे को तो सारे के सारे लड्डू, मेरे को उन्हीं 3 बच्चों में सारे लड्डू बांट कर खत्म करने हैं, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है, देखो 3 केस टोटल पॉसिबल हैं कि मैं एक बच्चे को 0 दूं, 2 बच्चों को 0 दूं, और तीसरा केस है कि मैं तीनों बच्चों को कुछ ना कुछ तो लड्डू दूं। तो यहां पर तो बहुत सारे केस पॉसिबल हैं, 1 1 25, 1 2, क्या बोलते हैं, मान लो यहां पर 1 दे दिया तो 26 को 2 में बांटने के बहुत तरीके हैं, यहां पर 2 दे दिया तो 25 को 2 में बांटने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी। तो कुल मिलाकर कितने तरीकों में मैं ये लड्डू जो है ये बांट सकता हूं। मान लो उनमें से एक मेथड ये है लड्डू बांटने का, 2 3 3 2 कितने हो गए 5, 27 में से 5 गए 22। अब एक और सीरियस मुद्दे की सीरियसनेस देखो कि यहां पर मेरे पास 2 चॉइस है, +2 -2 कुछ भी लिख सकता हूं। दोनों केस में यही आना है 27 ही। क्यों? क्योंकि -2 लिखूंगा तो मॉड्यूलस के बाहर -2 2 ही आना है ना। तो यहां पर भी +3 -3 हो सकता है, यहां 2 पर माइनस ले लूँ ये पॉजिटिव, इन 2 पर माइनस ये पॉजिटिव, 1 माइनस ले लूँ 2 पॉजिटिव। तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? तो इसको हम यूनिवर्सल वे से करेंगे। उससे पहले अब मैं आपको बता रहा हूं जी डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन उम्मीद है आप समझ गए कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये किसके लिए काम करेगा, जब डिट्टो सेम क्वेश्चन हो, यहां इस 27 की जगह कुछ भी हो, चाहे इक्वल टू n ऐसा हो, तो आपका जो आंसर होगा इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 4n² + 2, ठीक है। जब 3 ही जगह किसी इंटीजर को बांटना हो और ये मॉड्यूलस लगा हो तो ही ये होएगा। इसीलिए मैं आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला भी यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं, यूनिवर्सल मेथड में आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि वो कल को 2 जगह बांटे, 4 जगह बांटे, वो कुछ भी कर ले, उसके बाद आप उससे कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो हम खुद निकालेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 × n क्या है 27, 27 का स्क्वायर ही 729 प्लस में 2, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है भाई, 9 चौके 36, 6 और 2 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 7 28, 2800 समथिंग, देखो 4 7 28, 2800 से बड़ा ही है ये, 2000 से बड़ा, ये होगा उत्तर, ऑप्शन बी। तो एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रूव हम उसको भी कर सकते हैं, बट इसको प्रूव करके भी आपको याद नहीं रहेगा, मतलब इसको याद रखना ही पड़ेगा। इसका प्रूफ जो है वो याद रखने में मदद नहीं करता, तो मैं उसका बर्डन आपके ऊपर नहीं दूंगा। मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको। और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के अंदर इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। तो कभी भी ये बर्डन मत लेना कि इससे बाहर आ गया तो इससे बाहर आ गया, तो अब आपको लगेगा सर आपने बता दिया बहुत सारे फॉर्मूले हैं और फिर भी आप बोल रहे हो बर्डन नहीं लेना, क्योंकि हमें एग्जाम के रिलेवेंट टॉपिक पढ़ना है। कोई भी एक टॉपिक मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, आप उसके ऊपर पूरी जिंदगी पढ़ सकते हैं एक चैप्टर के ऊपर, अगर आप उसे कंप्लीट करने चलेंगे। तो हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंप्लीट नहीं करना, हमने अपने एग्जाम के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करना। हमारे एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक जितना है उतना मैं आपको करवा रहा हूं, उसमें इससे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर कल को आपको इंटरनेट पर मिले अरे ये एक और फॉर्मूला है, ये तो नहीं करवाया, तो दोस्त बुढ़े हो जाओगे, अपने बेटे को भी लगा देना, फिर वो भी अपने बेटे को लगा देगा, एक टॉपिक खत्म नहीं होगा आपसे पूरी ज्योमेट्री। क्यों? हजारों साइंटिस्ट ने काम कर लिया है हर एक टॉपिक के ऊपर। तो सारी दुनिया जहान का परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना, सिर्फ अपने सिलेबस का करना है, वो मैं करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला देखो, इसका मतलब समझाता हूं। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू r पर्सन्स सच दैट ईच वन ऑफ देम रिसीव्स एट लीस्ट वन आइटम। मान लो मेरे पास n चीजें हैं, n लड्डू हैं, सारे लड्डू आइडेंटिकल हैं, ठीक है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू r पर्सन, r लोगों को वो लड्डू बांटने हैं, ठीक है। सच दैट ईच वन ऑफ देम रिसीव्स एट लीस्ट वन, ताकि सबको एटलीस्ट एक लड्डू तो मिले, किसी को 0 ना मिले, ठीक है। वो
n माइनस वन सी आर माइनस वन वेज में किया जा सकता है। नॉर्मली जब n और r, ये रटना कैसे वो बता देता हूँ। नॉर्मली n और r जब आप देखते हो तो आपको NCR तो याद रहेगा ही ना, बस दोनों में से एक एक घटाना है, दोनों में से। रटने की टेक्निक बता रहा हूँ, समझाने मतलब फॉर्मूला इवॉल्व नहीं कर रहा, फॉर्मूला प्रोड्यूस नहीं कर रहा, रटने की टेक्निक बता रहा हूँ। ऊपर और नीचे दोनों में से एक एक घटाना है। अब इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्यों लगेगा वो भी बता देता हूँ। देखो, और डायरेक्ट ये लगाने से उत्तर नहीं आएगा, इसको पूरा समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। एक हिसाब से ये 27 जो है, ये 27 पता है कैसे बना है? ये 27 बना है 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ऐसे 27 वंस हैं जिनसे बना है 27, ठीक है। और मुझे क्या करना है, 3 जगह पर ये बांटने हैं। मुझे ये 1 हो सकता है मैं यहां पर 5 1 दे दूं, 5 वंस दे दूं, हो सकता है मैं यहां पर 2 वंस दे दूं, तो 5 और 2 7, 27 में से 7 गए, बाकी के 20 वंस मैं यहां पर दूंगा। और हर एक वन तो ये वन ये वन ये वन एक जैसा ही है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि यहां पर जो 5 वन दिए थे वो इन वाले 5 वन से अलग हैं, नहीं। तो एक हिसाब से लड्डू जैसा ही क्वेश्चन हो गया। अगर मेरे पास 27 एक जैसे लड्डू हैं तो मैं कितने तरीकों में वो लड्डू, देखना अब आप, मेरे को n लड्डू बांटने हैं r लोगों में, n आइडेंटिकल चीजें हैं मेरे पास, r लोगों में बांटनी है। तो मेरे सामने r स्टूडेंट है और n लड्डू हैं, इस तरीके से बांटना है कि कोई खाली ना जाए। कोई खाली जाए इसके लिए भी अलग फॉर्मूला है, बट थोड़ा उसे इग्नोर करो, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, या फिर मैं आपको बता दूं, अगर कोई खाली जाए ताकि किसी के पास, अब आप बोलोगे सर यहां पर भी 0 दिया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई खाली जा सके तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है n + r - 1, एक प्लस r भी होता है r - 1, ताकि किसी को 0 भी दे सके, ठीक है। यहां पर खाली जाने वाला ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर मैंने लड्डू बांटने हैं ताकि भाई ये ना हो कि कोई खाली हाथ चला जाए, एटलीस्ट सबको एक लड्डू तो मिले, मिनिमम एक लड्डू तो मिले। n लड्डू r लोगों में बांटने के इतने तरीके होंगे। अब यहां पर हमने 27 को बांटना है 3 जगह पर, ताकि हर जगह एटलीस्ट एक तो मिले। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। तो देखो अब हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं। देखो मेरे पास टोटल 3 केस हैं। ये हो सकता है कि मैं 3 में से किसी एक जगह पर मैं 0 लिख दूं और बाकी 2 जगह पर 27 को बांट दूं, ये केस है। या फिर ये होगा कि मैं 3 में से 2 जगह पर 0 लड्डू दूं, यानी कि ये 27 है, मैं ऐसे लिख दूं 0 0 27, या फिर 0 27 0, यानी a की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 27, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 27 या -27 दोनों हो सकती है, उसको भी बैलेंस करवाऊंगा आपसे, ठीक है। या फिर तीसरा केस है, एक जगह 0 दे दिया, 2 जगह 0 दे दिया, तीनों जगह 0 तो दे नहीं सकते, या फिर किसी भी जगह 0 नहीं दिया, तीनों जगह कुछ ना कुछ अक्षर हैं जिनका सम मिलाकर 27 आ रहा है, ठीक है। ये 3 ही केस पॉसिबल हैं, तीनों उत्तर निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी। लेट अस सी क्या होता है। देखो अब मैं इस 0 को कौन सी जगह पर रखूंगा, इसके कितने तरीके हैं, कितने तरीकों में मैं ये 0 रख सकता हूं। मैं यहां पर रख सकता हूं, या यहां पर, या यहां पर, इन 3 में से कोई भी एक जगह छाटूंगा, ए बी या सी में से किसी एक को 0 करूंगा। तो 3C1 कर लो कि 3 में से कोई एक छांटना है, या फिर नॉर्मली भी दिख रहा है कि 3 में से किसी भी एक जगह 0 कर सकता हूं, पहले पर 0 कर लूं, या फिर यहां पर डैश, यहां पर 0, यहां पर डैश, ऐसे। तो 3 तरीके हैं 0 की प्लेसमेंट के। तो 0 को प्लेस करने के 3 तरीके, हम 3 काम करेंगे। नंबर 2, अब मैं देखूंगा 27 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं। 27 जो वैल्यू है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो 27 चीजों को 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि, अब ध्यान से सुनिएगा, अब इन 2 जगह पर ऐसा नहीं करना कि एक जगह 0 आ जाए एक जगह 27, क्योंकि मैं एक 0 वाला केस ले रहा हूं, यहां पर मैं 0 ले चुका हूं, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एटलीस्ट एक तो मिले। उसके बाद अगर यहां पर 0 कर दी तो एक 0 वाले केस लेने का फायदा ही क्या, मैं तो एक 0 वाला केस ले रहा हूं ना। तो 27 - 1 C2 - 1, ये वाला फॉर्मूला। 27 को 2 जगह बांटना है
ताकि एटलीस्ट एक तो रहे, जितने भी सारे पॉसिबल वेज हैं वो आ जाएंगे। 27 माइनस 1 C2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 26 C1। अब मैं देखूंगा कि जो पॉजिटिव माइनस का साइन है वो कितने तरीके में दिया जा सकता है। मेरी बात सुनो, जहां पर 0 लिखा है वहां पर तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना कि +0 +1। बस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक तो ये केस है और एक ये केस है, ये दोनों केस अलग अलग हैं। नहीं दोस्त, 0 के सामने प्लस और माइनस नहीं लगाते, ठीक है, ठीक है। +0 और -0 अलग अलग चीजें नहीं है, +1 और -1 अलग अलग चीजें हैं। तो मैं कितने तरीकों में यहां पर साइन दे सकता हूं, तो मैं साइन पता कितने तरीकों में दे सकता हूं। इस जगह के पास कितनी चॉइस है साइन को लेने की, या तो ये प्लस साइन लेगी या तो प्लस लेगी या माइनस, 2 चॉइस है। और इस जगह के पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। तो 2 × 2 4 तरीकों में साइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखो यहां पर प्लस दिया, यहां पर प्लस दिया, यहां पर प्लस दिया, यहां पर माइनस दिया, यहां पर माइनस दिया, यहां पर प्लस दिया, यहां पर माइनस दिया, यहां पर माइनस दिया। 1 2 3 4 तरीके। अब हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, अभी भी टेंशन नहीं लेनी। देखो मैं आपको केस बना के दिखाता हूं। मान लो मैंने बनाया 0, यहां पर मैंने ले लिया 1, यहां पर मैंने ले लिया 26। तो ये भी एक सॉल्यूशन है ना, ये ले ही लेते हैं मॉड्यूलस, ठीक, ये भी एक सॉल्यूशन है। अब मैंने लिया 0, ये वाला पहले वाला मैंने पॉजिटिव ले लिया, -26, ये भी एक सॉल्यूशन है। प्लस माइनस ले लिया मैंने, ये भी एक सॉल्यूशन है ना, हाँ जी सर। और ये भी एक सॉल्यूशन है ना भाई, हाँ जी। तो 3 काम करने हैं। काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो डायरेक्टली तो हम ये यूज कर लेंगे। और मैं करवा क्यों रहा हूँ, इससे डरना नहीं है भाई, 1% भी मेरा मोटिव ये नहीं है आपको डराने का। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं, जस्ट पूछ लिया उसने एक अपने रिलेवेंट एग्जाम में, मैंने करवा दिया, बस इतना इसका पर्पस है, ठीक है। और आपको पहली बार ये चीजें स्ट्राइक हो, ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। मेरे को पहली बार ये चीजें स्ट्राइक हो, और वो भी एग्जाम टाइम में, ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मेरे को निकालने में बहुत टाइम लगा ये पूरे केसेस करने में, यहाँ तक पहुंचने में। बट मेरा इतना काम है कि किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एटलीस्ट मैं सोल्यूशन तो निकाल लूँ। एक आधी सिचुएशन ऐसी होती है कि टाइम लगाकर भी निकाल लूँ तो ही बढ़िया है, ठीक है। तो अपने ऊपर बर्डन मत देना, जब बर्डन देना होगा ना मैं बता दूंगा। तो साइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके हैं, 27 को डिस्ट्रीब्यूट करने के 6 तरीके हैं, 0 की प्लेसमेंट के 3 तरीके हैं। तो टोटल ये जो केस नंबर 1 है, इसके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। 3 × 26 × 4, ये टोटल तरीके हैं दोस्त, ठीक, क्लियर है? ओके भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे मजा आ रहा है सीखने में, इसको सीख लो, बर्डन मत लो। अब यहां पर 0 की प्लेसमेंट मान लो, या फिर जो इसकी प्लेसमेंट है डैश की प्लेसमेंट मान लेते हैं। डैश को प्लेस करने के या फिर 0 को प्लेस करने के, देखो आप 3C2 कर लो कि 3 जगहों में से 2 जगह छाटनी है 0 को रखने की, या फिर 3 जगह में से 1 जगह छाटनी है डैश को रखने की। 3C2 = 3C1 मैंने आपको बताया है। तो डैश या 0 को प्लेस करने के 3 तरीके हैं। या फिर एक और कर सकते थे काम कि 3 चीज़ों को कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल, जिनमें 2 चीज़ें जो है आइडेंटिकल हैं, 2 फैक्टोरियल, ये भी 3 ही आना था। बहुत सारे तरीके हैं सेम काम को करने के, ठीक है जनाब, ओके। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट हो उसके 3 तरीके हैं गुणा में। अब 27 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं, तो कितने तरीके हैं दोस्त? एक ही तरीका है, एक ही जगह रखोगे, 27 को तोड़ना ही नहीं है 2 जगह, तो एक ही तरीका है, सॉरी 27 लिख दिया, एक ही तरीका है, ओके। अब साइन असाइन करने के कितने तरीके हैं? या तो प्लस दूंगा या माइनस दूंगा। एक ही जगह है जहां पर साइन देना, या तो प्लस दिया जाएगा या माइनस, बाकी जगह तो प्लस माइनस देना नहीं। तो 6 ही नंबर ऐसे बन सकते हैं, ठीक, 6 नंबर। यहां पर क्या होएगा, 4 × 12, 12 × 6 = 72, 7, 12 दूनी 24 और 7 312, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पर मचेगा घमासान। अब ये डैश प्लेसमेंट तो मुझे देखना नहीं है ना, ये 0 डैश सब जगह डैश ही है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 27 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं। तो मुझे 27 चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 जगह पर। तो 27 - 1 यानी कि 26, C वही फॉर्मूला, n - 1 CR - 1, 3 जगह 3 - 1 2,
26C2। और साइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? इस जगह पर 2 चॉइस हैं साइन की, इस जगह पर 2 चॉइस हैं, इस जगह पर 2 चॉइस हैं, प्लस माइनस, टोटल 8 तरीके से साइन का खेल खेला जा सकता है। ये देखते हैं क्या आता है। 26C2 क्या होगा? 26 × 25/2। तो ये क्या हो गया? 26 × 25/2 क्या हो गया? तो 25 × 13, तो 13 पंजे, अच्छा 26, 16 कर लेते हैं यार, वहाँ पर एक 8 पड़ा है, ये मदद करेगा। 26 × 25/2 गुणा में 8, तो 2 चौके 8, 25 चौके से 100 बन गया, तो ये हो गया 2600। देना मदद। अब इनको जोड़ते हैं भाई, देखो अब देखो 2600 और 300 2900, 12 और 6 18, 2918। सेम उत्तर आया कि नहीं आया? सेम तो आएगा ही। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ूँ, एक और ऐसा क्वेश्चन दिखा दूँ। इन क्वेश्चन से दिमाग खराब बिल्कुल भी नहीं करना भाई, ये उससे कम टाइम में हो जाएगा, उससे उतना गहरा लॉजिक नहीं है, और ठीक है, बढ़िया। मैं आपको जस्ट एक एज दे रहा हूँ। मान लो पूरा सिलेबस हो रहा है, एक आधे क्वेश्चन से एज मिल रही है ना, हम तो रैंक टारगेट कर रहे हैं ना। मैं आपको मतलब रैंक लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आप बेशक फर्स्ट रैंक ले आओ, मैथ की वजह से 1% भी नहीं रुकोगे, और वो भी मिनिमम टाइम के अंदर। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स एक्स वाई कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दी नंबर्स? इन नंबर्स को यूज करते हुए कितने पेयर बनाए जा सकते हैं एक्स वाई के? ओके, देखते हैं। सच दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन। ओके, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो यहीं से उठानी है, 1 से लेकर 43 तक। ओके, और x जो है वो y से छोटा है, ठीक है, और x और y का सम इवन है, ठीक है। तो यहां पर कितनी तरह के नंबर अवेलेबल हैं? 2 तरह के नंबर अवेलेबल हैं, एक तो ओड और एक, ठीक है। तो अगर मैं x और y की वैल्यू उठाऊं और उन दोनों का सम इवन हो, तो या तो ये होएगा कि ओड प्लस ओड उठाने पड़ेंगे, या फिर इवन प्लस इवन उठाने पड़ेंगे, या तो दोनों की वैल्यू इवन उठानी पड़ेगी, या दोनों की वैल्यू ओड उठानी पड़ेगी। तो टोटल कितने ओड नंबर हैं? ओड नंबर कितने हैं दोस्त टोटल? यहां पर ओड नंबर देखो, पहले ओड नंबर से शुरुआत होती है, 1 2 3 ऐसे। तो आप पता है कैसे देखा करो, आप ये देखो 42 तक, जहां पर लास्ट इवन नंबर है 42, 42 में से आधे इवन होंगे, आधे ओड होंगे, है ना। 100 तक की गिनती में आधे ओड होंगे, आधे इवन। इवन नंबर पर जहां पर खत्म होता है, तो 42 तक 21 ओड 21 इवन। अब 42 के बाद क्या आया? 43, वो ओड है, तो इवन तो 21 ही है, और जो ओड है वो 22 है, एक और आ गया 43। तो 22 ओड नंबर है और 21 इवन नंबर है, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने x की वैल्यू, अब 22 ओड नंबर है कौन से, आप ऐसे लिख लो, ऐसे इमेजिन करो कि ये पहला ओड नंबर है, ये दूसरा। अब मेरे को ये मत बोलना सर जो दूसरा ओड नंबर है वो 3 है, मैं ये नहीं बोल रहा 2 है, ये पहला ओड नंबर है, ये दूसरा ओड नंबर है, ये तीसरा ओड नंबर है। टोटल ओड नंबर कितने हैं? टोटल ओड नंबर है 22, ये 22वां ओड नंबर है, 22nd ओड नंबर। अगर आपने x की वैल्यू ये ले ली, पहला ओड नंबर, तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? y जो है वो x से बड़ा है, तो y की टोटल 22 ओड नंबर है, इस पहले को छोड़कर बाकी सारी 21 वैल्यू पॉसिबल है। अगर आपने x की वैल्यू ले ली 1, तो इस y की कितनी तरह की वैल्यू पॉसिबल है? y की ये वाली वैल्यू ले लो, x की ये, y की ये, या फिर x की ये, y की ये, या फिर x की ये, y की ये, या फिर x की ये, y की ये। तो टोटल y की टोटल 21 वैल्यू पॉसिबल है, 21 तरह की वैल्यू, 21 केसेस हो गए यहाँ पर टोटल। बात समझ में आ रही कि नहीं है? 21 वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो 21 पेयर बन गए। x की वैल्यू 1 लोगे तो टोटल 21 पेयर बन सकते हैं, y की 21 तरह की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू ये ले लोगे, ये सेकंड वाला, तो y की वैल्यू ये पहले वाला ओड ले सकते हो कि नहीं? नहीं ले सकते भाई, क्यों? क्योंकि y को बड़ा ही होना है, x जो है वो छोटा है। तो y की फिर 20 वैल्यू पॉसिबल है, अच्छा आगे y की 19 वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे कर करके y की वैल्यू घटती रहेंगी, y की 1 वैल्यू पॉसिबल होगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया समेशन 21, यानी कि पहले 21 नेचुरल नंबर का सम। टोटल इतने केस बन सकते हैं ओड, अगर x और y की वैल्यू ओड लें तो इतने केस बन सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर 22 है तो उसमें, तो भाई मैं ये बोल रहा था, बीच में वीडियो कट हो गई थी, आपको तो लगातार ही दिख रही है, हैं? एक जगह यहाँ पर छूट गया था। मैं क्या बोल रहा था कि समेशन 21 जो है वो है पहले 21 नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है।
1 + 2 + 3 ऐसे कि 21 तक। तो यहाँ पर 22 थे तो समेसन 21 आया, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वो हो जाएंगे केसेस, एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज आप ले सकते हो, कितने पेयर बन सकते हैं, वो समेसन 20 आ जाएंगे। सिर्फ इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, अभी रिकॉर्ड हो रही है ना जी। देखो, अगर आपने यहाँ पर अपने इवन नंबर कितने हैं 21, तो ये 21st इवन नंबर है। देखो मैंने काट के 21 भी लिख दिया था, बीच में वो पता नहीं क्या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई, एक बार तो दिल बैठ गया था कि पता नहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं, 1.5 घंटे मिल गई। इसके ऊपर भी मैंने एक दिन काफ़ी टाइम लगाया, दिक्कत तो नहीं है ना कोई, काफ़ी टाइम लगाया था मैंने। एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, हाँ ठीक है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था। देखो तो भाई अगर आपने x की वैल्यू ली फर्स्ट वाला इवन नंबर, तो फिर y की वैल्यू लेने के आपके पास कितने ऑप्शन है, कितने तरीकों से आप y की वैल्यू ले सकते हो, फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी के 20 में से कोई भी एक, तो कोई भी 20 वैल्यू ले सकते हो आप y की। तो यहाँ पर 20 पेयर बन गए ना दोस्त। पहले वाला इवन नंबर लिया आपने, आप ये मत मानना मैंने x की जगह 1 ले लिया, कई बच्चे मान लेंगे यार 1 ले लिया, 1 तो ऑर्डर नहीं भाई, मैं पहला इवन नंबर बोल रहा हूँ यानी कि 2। ये 21 इवन, इसलिए मैंने पोजीशन लिखी है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 21वां, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू ले ली पहला इवन नंबर, तो y की वैल्यू दूसरा इवन नंबर ले लो, x की वैल्यू ले ली पहला इवन नंबर, तो y की वैल्यू तीसरा ले लो, y की चौथा ले लो, इसी पहले के साथ। ऐसे पेयर कितने बन सकते हैं, 20 पेयर बन सकते हैं। y 20 वैल्यू ले सकता है अगर x की वैल्यू हो ये पहले वाला। ऐसे ही x की वैल्यू अगर आप दूसरे वाला इवन नंबर ले लोगे तो मामला क्या है, y जो है इससे तो छोटा हो नहीं सकता, y जो है x से बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 थे तो ये कट जाएगा, अब 19 वैल्यूज ले सकता है y। ऐसे ही 20 ले सकता है, 19 ले सकता है, 18 ले सकता है, ये 1 तक आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। इतने पेयर्स, अगर x और y दोनों इवन है तो इतने पेयर्स पॉसिबल हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये फॉर्मूले याद कर लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करो, नहीं। मैं ये चाह रहा हूं कि एटलीस्ट आप यहां पर ये करके वहां पर ऐसे ही कर पाओ एटलीस्ट, अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। तो समेसन 21 क्या होता है, अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूं, इसके बाद फॉर्मूला ही बता दूंगा। समेसन 21 होएगा 21 इंटू n प्लस 1/2 कर रहा हूं, 22/2, तो ये हो जाएगा 231, और ये हो जाएगा 20 इंटू 21/2 यानी कि 210, और ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 441, ठीक है। तो आप इतना भी कर सकते हो, अगर समेशन 20 और समेशन 21 हो, जो बड़े वाला है उसका स्क्वायर आता है उन दोनों का सम। क्या ये मैंने याद रखा है, नहीं, और मैं याद भी नहीं रखूंगा, ठीक है। जो याद रखने की चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो अपना मेजर पोर्शन है वो खत्म, मेजर क्या सारा ही खत्म हो गया। इसके बाद थोड़ी मोटी कैलकुलेशन प्रैक्टिस, आपकी कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स लाइट देखेंगे इससे अगले लेक्चर में, और उसके बाद क्विक रिवीजन पॉइंट देखेंगे, खल्लास अपना टॉपिक, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपसे।